हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। क्लास 9th की सिविक्स का ये है सेकेंड चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। अभी हम इसमें बात करेंगे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो मेंबर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया था। तो इसमें जितने भी मेंबर्स थे उनको हम कहते हैं मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है, हु देन वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये मेंबर्स कौन थे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया था। सो बेसिकली उनके बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग प्रोसेस क्या था, फिर हम बात करेंगे अबाउट द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि लोग इतना भरोसा कॉन्स्टिट्यूशन पे क्यों करते हैं, या ये कह लो कि 70 साल पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था लोग आज भी उसे क्यों फॉलो करते हैं, हम लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं, रीज़न क्या है उसके पीछे, ये सारी चीज़ों के आंसर्स हम यहाँ पर जानेंगे। You will find here a brief sketch of some leaders who played an important role in making the constitution। यहाँ पर आप लोग देखो कि यहाँ पर H.C. मुखर्जी के बारे में बताया हुआ है, जयपाल सिंह के बारे में बताया हुआ है, इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताया हुआ है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने टी कृष्णामाचारी के बारे में पढ़ा, वल्लभ भाई पटेल के बारे में जाना। ये सब लोग जो थे ना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे और इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया था। ठीक है, द ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? असेंबली के मेंबर्स ने। तो ये मेंबर्स थे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब इनका ना प्रॉपर इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के थ्रू इन मेंबर्स को चुना गया था, है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको इसे कैसे समझना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था। अब ये जो इलेक्शन था, ये इलेक्शन हुआ कब था? इट वॉज हेल्ड इन जुलाई 1946। तो जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट कर लिया गया था। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि उस टाइम पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो थी नहीं, तो फिर इनको चुना कैसे गया था? बेसिकली देखिए, हम ऑलरेडी पिछले वाले पार्ट में बात ये कर चुके हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे ना, उन्होंने हम लोगों को एक आज़ादी देती थी कि तुम लोग प्रिंसली स्टेट्स में ना अपने इलेक्शंस करा सकते हो। तो उस टाइम पर प्रिंसली स्टेट्स में लाइक जो लेजिस्लेचर थे वो चुने गए थे, रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए थे, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट हो गई बेसिकली। तो उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करके चुना था। ठीक है, अब देखो ये जो इलेक्शन थे ये हुए थे जुलाई 1946 में, लेकिन इन मेंबर्स की फर्स्ट मीटिंग हुई थी दिसंबर 1946 में। तो जुलाई में इलेक्शन हुए एंड इनकी मीटिंग हुई थी दिसंबर 1946 में। सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पहले तो जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी इसमें मेंबर्स थे इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के, लेकिन बाद में पार्टीशन होता है। तो पार्टीशन होने के टाइम पर जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, कुछ इंडिया के रह गए और कुछ पाकिस्तान में चले गए थे बेसिकली। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम दिसंबर 1946 की बात करें तो उस टाइम पर इंडिया एंड पाकिस्तान के सभी मेंबर्स एक साथ बैठते थे। ठीक है, लेकिन पार्टीशन होने के बाद 1947 में जो पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन में हम ये देखते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो इंडिया की बनती है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उन्हीं मेंबर्स में से पाकिस्तान की बनती है। तो अगर अब ये क्वेश्चन आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है कितने मेंबर्स थे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया था, वो थे 299 बेसिकली। ठीक है, द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब कर लिया था? 26 नवंबर 1949 में, लेकिन ये इफेक्ट में आया था 26 ऑफ जनवरी 1950 में। सो टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। तो हम हर साल 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये पिक्चर्स दिखाई गई ना, इनके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। देखो ये सारी चीज़ें तो आप खुद भी पढ़ सकते हो कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब से कब तक हुआ था, किस ईयर में हुआ था, एंड कब से कब तक का इनका लाइफ स्पैन था, बिहार में इनका जन्म हुआ था। बेसिकली ये छोटी छोटी चीज़ें आप पढ़ लेना कि इनका रोल बहुत बड़ा रोल था चंपारण सत्याग्रह में। अब आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है, द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडिया में जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे वो थे राजेंद्र
प्रसाद। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जयपाल सिंह के बारे में बात करें तो ये फाउंडर थे झारखंड पार्टी के। फिर इसके अलावा एच.सी. मुखर्जी के बारे में बात करें तो ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर बने थे। ठीक है, तो इनके बारे में ये स्पेसिफिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कहाँ इनका जन्म हुआ बेसिकली और ये क्या क्या किस किस फील्ड में थे, वो चीज़ें तो आप खुद भी जान सकते हो, वो बहुत ईजी सी चीज़ें हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ना एक क्वेश्चन आता है, वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 डेकेड्स अगो, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन 70 साल पहले बनाया था इन मेकर्स ने, इसी कॉन्स्टिट्यूशन को आज भी हम क्यों फॉलो कर रहे हैं। तो इसका रीज़न हम यहाँ पर जानेंगे। पहला रीज़न तो ये है, द कॉन्स्टिट्यूशन डजेंट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर अलोन। तो जो मेंबर्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया था, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ उन्हीं मेंबर्स के व्यू पॉइंट नहीं है, बल्कि पूरे देश के व्यू पॉइंट यहाँ पर दिखाए गए हैं। इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। तो उस टाइम पर ब्रॉड कंसेंसस मतलब अलग अलग मेंबर्स थे, अलग अलग स्टेट के थे, एंड हर स्टेट के मेंबर्स का कंसेंसस था, एक मत था कि एक डेमोक्रेटिक देश कैसा होना चाहिए, कैसा इसका कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कैसा इसका प्रोविजन होना चाहिए, राइट। तो सबका एक ब्रॉड कंसेंसस था। तो यहाँ पर बेसिकली कहा जाए तो सिर्फ मेंबर्स के व्यू पॉइंट नहीं है, बल्कि लोगों को ध्यान में रखकर, जितने भी प्रॉब्लम्स आई, जितने भी चैलेंजेस आए, उनको ध्यान में रखकर इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया जिसका एक बेस है इक्वालिटी। ठीक है, मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैड टू रीराइट their constitution afresh because the basic rules were not acceptable to all major social groups and political parties। देखो यहाँ पर क्या बताया हुआ है, यहाँ पर ना बेसिकली इंडिया का एक कंपैरिजन बताया है अदर कंट्रीज के साथ में। जैसे कि देखो, इसे पहले वाली लाइन इसके साथ कनेक्ट करो कि हमारे इंडिया में तो हम ये देख रहे हैं कि आज से 70 साल पहले बना हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अदर कंट्रीज की बात करें तो हम ये देखते हैं, जैसे कि बेसिकली नेपाल की बात कर लो या अदर किसी कंट्री की बात कर लो, तो हमें ये देखने को मिला कि कुछ कंट्रीज में तो बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया, मतलब बार बार कॉन्स्टिट्यूशन नया लिखा गया, अफ्रेश मतलब नया लिखा गया। रीज़न क्या था कि शायद उन कंट्रीज में जो अलग अलग सोशल ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने एक मत नहीं दिखाया रूल्स को लेकर। इसके अलावा कुछ अदर कंट्रीज की बात करें तो अदर कंट्रीज में हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट तो कर रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो हुआ है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन पेपर पर ही सीमित है, कोई भी उसे फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन इंडिया की बात करें तो यहाँ की बात तो बिल्कुल निराली है, क्योंकि यहाँ पर आज भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं। ओवर द लास्ट हाफ अ सेंचुरी several groups have questioned some provisions of the constitution। देखो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट किसी ने आवाज़ ना उठाई हो। ऑब्वियसली सी बात है, लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट है, अलग अलग थॉट प्रोसेस है। तो कुछ सोशल एंड कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी थी जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट कुछ क्वेश्चंस उठाए। लेकिन ध्यान रखना, प्रोविजंस के अगेंस्ट क्वेश्चन उठाए थे, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, राइट। बट no large social and political group has ever questioned the legitimacy of the constitution itself। तो कहने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी पे आज तक किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया, प्रोविजंस पे क्वेश्चन उठे, एंड विद टाइम विद इवोल्यूशन प्रोविजंस को चेंज भी किया गया, अमेंडमेंट भी लाए गए नए नए, मतलब लोगों की बेसिक नीड को ध्यान में रखकर। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी पर आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है, एंड यही एक हमारा बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हमारे देश के लिए। ठीक है, कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करते हैं बेसिकली। The second reason for accepting the constitution is that the constituent assembly represented the people of India। That means कि second reason ये था कि constituent assembly ने जो है पूरे देश के लोगों को रिप्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। There was no universal adult franchise at that time, so the Constituent Assembly could not have been chosen directly by all the people of India। देखो, उस टाइम पर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था, तो इलेक्शन के टाइम पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो था नहीं, तो हम लोगों ने डायरेक्टली इनको नहीं चुना, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्शन हुआ था। तो इलेक्शन कैसे हुआ था, इनको कैसे चुना गया था, वो चीज़ हम यहाँ जानेंगे।
अब इस चीज को ध्यान से सुनना, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको इलेक्ट किया गया था। अब इलेक्ट किसने किया था? हम लोगों के पास तो राइट नहीं थे तब, क्योंकि तब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो था नहीं। लेकिन फिर इलेक्शन कैसे हुए? देखो बेसिकली इनको इलेक्ट किया गया था बाय एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दैट वी मेंशन्ड अबव। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स जो थे उन्होंने वोट डाला एंड तब जाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था। अब याद करो कि हमने प्रीवियस टॉपिक में क्या पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कह दिया था कि हम लोगों को बेसिकली कि तुम प्रोविंशियल स्टेट्स वगैरह है ना इसमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हो, लेकिन वो जो वोटिंग राइट दिए थे ना उन्होंने बहुत ही कम लोगों को वोटिंग राइट दिए थे। तो हम लोगों में से जिनको भी वोटिंग राइट मिले हुए थे उन्होंने इन लेजिस्लेचर को इलेक्ट किया था एंड इन लेजिस्लेचर ने फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को इलेक्ट किया था। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्शन रखे गए थे। This ensured a fair geographical share of the members from all the regions of the country. तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मतलब अलग अलग स्टेट के जो ये लेजिस्लेचर थे तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया था। तो बेसिकली एक ये फेयर इलेक्शन ही था। इसके अलावा द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इट वॉज डोमिनेटेड बाय दोज मेंबर्स जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। अब ये जो पार्टी थी ना कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, इनका बहुत बड़ा योगदान था फ्रीडम स्ट्रगल में। बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वेराइटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस। इसके अलावा कांग्रेस में, इस कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके अलग अलग व्यू पॉइंट थे, अलग अलग ओपिनियंस थे बेसिकली। द असेंबली हैड मैनी मेंबर्स हु डिड नॉट अग्री विद कांग्रेस एंड असेंबली में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कांग्रेस पार्टी से सहमति नहीं रखते थे, अग्रीमेंट नहीं देते थे अपना। इन सोशल टर्म्स टू द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, ग्रुप, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। एंड इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स इलेक्ट हुए थे वो अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग जोग्राफिकल एरिया से थे, अलग अलग कास्ट, अलग अलग क्लासेस, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग ऑक्यूपेशन था उन लोगों का। ठीक है, इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अगर सपोज करो हम लोगों को उस टाइम पर वोटिंग राइट होते, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता, तो भी सही मायने में देखा जाए तो ये कांग्रेस पार्टी के ही मेंबर सबसे ज़्यादा होते। एंड इसी तरीके का कॉम्पोजिशन हमें देखने को मिलता। इस कॉम्पोजिशन में हमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता बेसिकली जो उस टाइम पर था, मतलब जो भी मेंबर्स उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे। एंड फाइनली जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मिलकर काम किया उससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक सैंटिटी है, मतलब एक पायसनेस है, उसकी पवित्रता है बेसिकली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ वेरी सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंशुअल मैनर। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे ना इन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से काम किया। ओपन एंड कंसेंशुअल मैनर का मतलब ये है कि प्रॉपर डिबेट हुई एंड तब जाकर एकमत हुआ था। एंड इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने से पहले भी प्रॉपर ऐसे ना बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए गए थे, तब जाकर उन पर सभी लोगों ने अपना अग्रीमेंट दिया था। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो हमने यहाँ पर देखो पढ़ा है कि अलग अलग कास्ट, अलग अलग क्लास, अलग अलग रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते थे। तो सबकी अगर एक चीज़ में सहमति होगी तो दैट मीन्स कुछ तो बात होगी ना उस चीज़ में, राइट। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन थे जिन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट पूरा प्रॉपर तैयार करके प्रिपेयर कर दिया था वो थे BR अम्बेडकर, ये चेयरमैन थे ना। इसके अलावा सेवरल राउंड्स ऑफ थोरो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ा गया, हर क्लॉज पर डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ एंड जहां पर अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी वहां पर प्रॉपर अमेंडमेंट किया गया था। देखो अब क्लोज बाय क्लोज जब डिस्कशन हुआ ना तो उस टाइम पर कम से कम 2000 अमेंडमेंट हुए थे। एंड द मेंबर्स डिलीब्रेट, अब डिलीब्रेट का मतलब होता है डिस्कशन करना। तो मेंबर्स ने डिस्कस किया नियर अराउंड 114 डेज, 114 दिन जो है ये डिस्कशन चला था। तो आप कह सकते हो लगभग 3 साल प्रॉपर डिस्कशन हुआ, डिबेट हुई, तब जाकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था। Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. तो Constituent Assembly में जितना भी डिस्कशन हुआ, जो भी डिबेट हुआ, उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया गया, प्रिजर्व करके रखा गया। सारे डॉक्यूमेंट आज भी ऑलरेडी बने हुए हैं। एंड दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स।
तो इन डॉक्यूमेंट्स को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, क्योंकि 114 दिन लगभग 114 डेज 3 साल तक जो है डिबेट वगैरह चलता रहा था। एंड इस डिबेट को रिकॉर्ड करके प्रिजर्व करके आज भी रखा हुआ है। When printed, these debates are 12 बल्कि वॉल्यूम्स। जब इनको प्रिंट आउट किया गया ना तो लगभग 12 बल्कि बहुत मोटी मोटी जो वॉल्यूम है बुक है उनमें इनको प्रिंट आउट किया गया। मतलब इतने सारे कागजात जो है हमारे पास रखे हुए हैं जिसमें ये सारे जो डिस्कशन हुए, डिलिब्रेशंस हुए, सारे के सारे अभी भी ऑलरेडी रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड हैं। So these debates provide the rationale behind every provision of the constitution and these are used to interpret the meaning of the कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो डिबेट हुए ना ये कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनके पीछे एक रेशनैलिटी दिखाते हैं कि हमने आंख बंद करके हर क्लोज को, आंख बंद करके हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि हमने हर चीज़ पर, हर एक लाइन पर, हर एक क्लोज पर हमने डिबेट किया, डिस्कस किया, तब जाकर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा प्रॉपर प्रारूप है ना वो तैयार हुआ था। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो बहुत मजबूत है, बहुत ही फर्म है। एंड जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया जाता है तो ये जो 12 बल्कि वॉल्यूम्स है ना इन दस्तावेजों का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो 12 बल्कि वॉल्यूम्स हैं दीज आर यूज्ड टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग को बतलाने के लिए इन बल्कि वॉल्यूम्स को भी रेफर किया जाता है बेसिकली। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि लोगों का आज भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में इतना विश्वास है, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने 5 दिन में, 10 दिन में या 1 साल में बना दिया। आप देख रहे हो कि कब से मोतीलाल नेहरू की से बात करें तब से जो है प्रोविजन या कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स तैयार किए जा रहे थे एंड फिर ये कितने सालों तक चला बेसिकली। ठीक है, ये आइडिया कितने सालों तक चला एंड बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई एंड फाइनली ये जाकर तैयार हुआ। तो 1946 में अगर देखा जाए तो 1946 में हम ये देख रहे हैं कि दिसंबर 1946 में मेंबर्स मिलते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, लेकिन इसको फोर्स में लाया जाता है 26 जनवरी 1950। एंड दिसंबर 1946 के बाद अगर बात की जाए तो 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो चुका था। हालांकि इसको इन्फोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950 में, है ना। तो इस तरीके से हमने ये जो पूरा टॉपिक है कंप्लीट किया, बेसिकली सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी जान ली। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।